हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारे इस लेक्चर में। आज हम इस लेक्चर को रिकॉर्ड करने वाले हैं। यहाँ पे जिस क्लास को हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें इस टॉपिक का नाम है मनु। मनु भारतीय राजनीतिक चिंतन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आप सभी ने इनका नाम भी सुना होगा। आप सब लोग इनके नाम से बहुत अच्छे परिचित हैं। माइथोलॉजी में भी मनु का नाम बहुत ही सम्मान के साथ में लिया जाता है। कई विवाद भी इनके ऊपर में रहते हैं ये जो इनके विचारों से जुड़े हुए हैं। तो इनके विचार ऐसे कौन से हैं, कौन कौन से विचार इनके हैं, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स में इनका क्या स्थान है, राज्य के बारे में, राजा के बारे में, न्याय व्यवस्था के बारे में, समाज के बारे में, महिलाओं के बारे में, अलग अलग जातियों के बारे में इनके क्या विचार हैं, ये पूरा एक बहुत डिटेल डिस्कशन है। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जो इनकी मनुस्मृति से जुड़े हुए हैं, एक तो वो, और दूसरा राज्य के सप्तांग से जुड़े हुए सिद्धांत हैं इनके, वो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। मनु मनु मानव जाति का प्रथम मनु को मानव जाति का जनक तथा प्रथम विधिवेता माना जाता है। विधिवेता से आप सब लोग समझते हैं, विधिवेता का अर्थ होता है कानून का जानकार। कानून का जानकार स्वाभाविक सी बात है, वही व्यक्ति हो सकता है जो थोड़ा ज्ञान रखता हो, जिसके वो कंधों पर कानून बनाने के साथ साथ कानून लागू करवाने की भी जिम्मेदारी हो। मनु द्वारा जो अपनी पुस्तक में विचार प्रकट किए गए हैं उनके माध्यम से मनु को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान मिला है, और उनके द्वारा बनाए गए नियम कानून आज भी हम कहीं ना कहीं हमारी समाज व्यवस्था में देख सकते हैं। प्रथम विधिवेता माना जाता है क्योंकि कानून बनाने का सर्वप्रथम कार्य इन्होंने ही किया। राज्य से संबंधित, राजा से संबंधित न्याय क्या है, कानून किस प्रकार से बनाए जाएं, ये सारी बातें मनु द्वारा अपनी पुस्तक में बताई गई हैं। जनश्रुति के आधार पर मनु को ब्रह्मा का पुत्र भी माना जाता है। आप सबने सुना ही होगा, मनु और शत्रुपा की संतानें सभी मनुष्य माने जाते हैं। वो एक माइथोलॉजी है, परंतु वह उनके द्वारा बताई गई बातें, कानून, राजनीति से संबंधित बातें आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। मनु द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसमें उन्होंने अपने सभी विचारों को प्रकट किया, उसका नाम है मनुस्मृति। मनुस्मृति मनु द्वारा रचित पुस्तक मानी जाती है, जिसके रचना काल में बहुत अधिक मतभेद है। अलग अलग विचारक, अलग अलग थिंकर्स इसके बारे में अलग अलग विचार रखते हैं। डॉक्टर वीसी सरकार हैं, वो इसे ईसा से 150 वर्ष पूर्व लिखी गई पुस्तक मानते हैं, 150 बीसी, अर्थात अभी 2023 है, आज से 2023 साल पूर्व जब ईसा मसीह थे उनसे भी 150 वर्ष पूर्व की रचना ये मानी जाती है। डॉक्टर हंटर इसे 600 बीसी मानते हैं। कॉल्डवेल एवं एल्फिंस्टन के अनुसार ये 900 बीसी की लिखी गई रचना है, जबकि सर्वाधिक प्रामाणिक मत जो माना जाता है वो मजूमदार एवं पुसालकर का माना जाता है, जो कि इसे 3110 बीसी का मानते हैं। अब आप देख लीजिए, आज के हिसाब से यदि अनुमान करें तो हम ये लगभग 5000 साल से भी पुरानी पुस्तक मानी जाती है, परंतु इसकी उपयोगिता आज भी बनी हुई है। मनुस्मृति के बारे में अगर देखें तो मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं और 2694 श्लोक इसके अंदर में वर्णित हैं, जो कि समाज के हर अंग को, राज्य के हर अंग को अपने में समेटे हुए हैं। हर विषय के बारे में मनु ने इसमें बताया है और मनु ने हर चीज को इसके अंदर में वर्णित किया है। आइए देख लेते हैं 12 अध्यायों में क्या क्या वर्णित है, क्या क्या दिया हुआ है। मनुस्मृति के 12 अध्यायों में से जो पहला अध्याय है उसमें संसार एवं विभिन्न प्राणियों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। इस संसार की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, किस प्रकार से पहले छोटे जीव, फिर उसके बाद में बड़े जीव, धीरे धीरे विकास होता चला गया और वर्तमान स्वरूप सृष्टि का निकल करके आया। इस सारे बारे में मनुस्मृति ने अपने किताब के पहले अध्याय में बताया गया है। दूसरे में जाति, कर्म आदि संस्कार विधि, ब्रह्मचर्य व्रत विधि और गुरु के प्रति अभिवादन किस प्रकार किया जाए, तो अभिवादन की विधि इसके अंदर में बताई गई है। जाति कर्म आदि संस्कार विधि से तात्पर्य है कि अलग अलग वर्णों के, अलग अलग जातियों के अलग अलग कार्य हैं। वो कार्य क्या होते हैं, हर जाति के कार्य किस प्रकार से निर्धारित किए गए हैं, वो सब मनु ने बताया है। ब्रह्मचर्य व्रत विधि का अर्थ है कि जब बालक शिक्षा प्राप्त करता है तो उसे बहुत ही ब्रह्मचर्य आश्रम में रह करके अपनी तपस्या करनी होती है, शिक्षा अर्जित करनी होती है, और वो लगभग 25 वर्ष का कालखंड उसका शिक्षा अर्जन में ही जाता है।
साथ ही गुरु का महत्व हम सभी को विदित है। गुरु को भारतीय संस्कारों में, हिंदुस्तान के संस्कारों में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। तो गुरु के प्रति अभिवादन किस प्रकार हो, वो सब बातें भी अध्याय 2 में बताई गई हैं। अध्याय 3 की यदि हम बात करें तो ब्रह्मचर्य की समाप्ति के बाद समावर्तन, पंचमहायज्ञ और नित्य श्राद्ध विधि। देखिए किसी भी मनुष्य के जीवन को लगभग 100 सालों का मोटा मोटा माना गया है और उसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। उसमें से जो पहला भाग है वो ब्रह्मचर्य आश्रम का होता है, जिसमें कोई भी शिक्षक अपने भावी जीवन की, कोई भी विद्यार्थी अपने भावी जीवन की नींव तैयार करता है, शिक्षा अर्जित करता है जो भी उसकी रुचि होती है उसके अनुसार। और जब उसकी शिक्षा समाप्त हो जाती है, गुरु द्वारा उसे दीक्षा दी जाती है, तो उसके बाद क्या, वो तो ब्रह्मचर्य की समाप्ति के बाद समावर्तन, फिर पंच महायज्ञ और नित्य श्राद्ध। श्राद्ध का हमारे समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, वो किस प्रकार से हो ये भी मनु के द्वारा बताया गया है। साथ ही ऋतु ब्रह्मचर्य आदि जीविकाओं के लक्ष्य तथा गृहस्थ आदि के नियम। ऋतु ब्रह्मचर्य से तात्पर्य है कि जिस प्रकार से अलग अलग ऋतुएं होती हैं, मौसम अलग अलग होता है, तो हर ऋतु में किस प्रकार से रहन सहन हो, खान पीन हो, वो सब इसके बारे में बताया गया है। यदि आप अपनी आजीविका कमाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या नियम होने चाहिए। कोई भी व्यक्ति जब अपनी शिक्षा प्राप्त करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के साथ ही कुछ नियम उसके साथ में जुड़ जाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गृहस्थ आश्रम बाकी 3 आश्रम जो कि ब्रह्मचर्य, संन्यास और वानप्रस्थ आश्रम को पालन करने वाला, उनका पोषण करने वाला होता है। तो गृहस्थ आश्रम से जुड़े हुए कुछ नियम हैं, उनके बारे में अध्याय क्रमांक 4 में बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया है। अध्याय 5 जब हम देखते हैं तो भक्ष तथा अभक्ष पदार्थों और मनुष्य के लिए शुद्ध रहन सहन को सुनिश्चित करने वाले नियम। आज भी आप देखते होंगे परिवार में सर्दी आती है तो सर्दी से संबंधित खान पान से के कुछ नियम हमारे घरों में लागू होते हैं, गर्मी में अलग होते हैं। बरसात में हम कहते हैं भाई बाहर का नहीं खाना है, घर की चीजें ही खानी है, ये नहीं खाना है, वो खाना है। तो इस प्रकार से क्या खाया जाए और क्या नहीं खाया जाए, खाद्य अखाद्य, भक्ष्य तथा अभक्ष्य पदार्थों से जुड़े हुए जो भी नियम है वो सारे मनुस्मृति के अंदर में बताए गए हैं, ताकि मनुष्यों की आयु लंबी हो, वे स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो। अध्याय क्रमांक 6 में वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम के लिए विधान बताए गए हैं। तो जैसा हमने देखा था ब्रह्मचर्य वो खत्म हो जाता है, फिर गृहस्थ आता है, फिर वानप्रस्थ है और फिर संन्यास आश्रम है। ब्रह्मचर्य और गृहस्थ से जुड़े हुए नियम पहले बताए गए हैं और अध्याय क्रमांक 6 में वानप्रस्थी और संन्यास आश्रम से जुड़े हुए क्या क्या नियम हैं, क्या क्या विधान हैं, उनका वर्णन किया गया है। आइए अगले चैप्टर देखते हैं। चैप्टर नंबर 7 अध्याय 7 में व्यवहारिक विवादों का निर्णय तथा कर ग्रहण आदि से संबंधित राजधर्म के बारे में बताया गया है। देखिए कहीं भी किसी भी राज्य में जब नागरिक रहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विवाद भी होने संभव है। जब वो विवाद होते हैं तो उन विवादों का निपटारा किस प्रकार से हो। डे टू डे लाइफ में मनुष्यों के आपस में किसी न किसी प्रकार के विवाद होने की संभावना बनी रहती हैं, तो राजा द्वारा उन विवादों का निपटारा किस प्रकार से किया जाए तथा कर किस प्रकार लगाया जाए। कर से अर्थात कर से तात्पर्य है टैक्सेशन। टैक्सेशन किस प्रकार का हो ताकि नागरिकों के ऊपर में भी ज्यादा बोझ न पड़े और राज्य का जो कोष है वो कोष भी मजबूत रहे, अच्छा रहे, राज्य फले फूले और उसकी संपत्ति हमेशा अच्छी बनी रहे। तो टैक्सेशन इस प्रकार का हो कि नागरिकों के ऊपर में भी ज्यादा भार ना पड़े। ये सारा का सारा वर्णन चैप्टर नंबर 7 में किया गया है। चैप्टर नंबर 8 में न्यायालयों में साक्ष्य की प्रक्रिया, साक्ष्य नियम और प्रश्न विधि के बारे में बताया गया है। आज भी यदि हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि न्यायालय द्वारा, आज के समय में भी न्यायालय द्वारा सबूतों, गवाहों के आधार पर ही किसी भी प्रकार का निर्णय किया जाता है। तो जब न्यायालय में साक्ष्य उपस्थित किए जाते हैं, साक्ष्य से तात्पर्य है एविडेंस या गवाह या सबूत, तो उस गवाहों को प्रस्तुत करने का प्रोसीजर क्या हो, साक्ष्य से गवाहों से जुड़े हुए नियम क्या हैं और किस प्रकार से उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करके, उनसे प्रश्न उत्तर के माध्यम से पूछताछ करके और सही और गलत का निर्णय किया जाए, ये चैप्टर नंबर 8 में वर्णित है। चैप्टर नंबर 9 में वैवाहिक संबंधों से संबंधित वर्णन दिया गया है। तो वैवाहिक संबंधों से संबंधित विधि, विवाह किस प्रकार के हों, क्या उचित है क्या अनुचित है, स्त्री और पुरुष की एज कितनी हो, ये सारा
चैप्टर नंबर 9 में, तथा स्त्री और पुरुष में धर्म का, धन का, साथ ही जो भी इनमें संपत्तियां होती हैं, इन संपत्तियों का विभाजन किस प्रकार से हो, चैप्टर नंबर 9 में वर्णित है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि चैप्टर नंबर 9 के अंदर में जब मनु स्त्री और पुरुष में धन, धर्म, संपत्ति के विभाजन की बात करता है तो वो कहीं भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखता है। सामान्यतः मनु के बारे में ऐसा माना जाता है कि स्त्रियों से दुराग्रह रखते हुए वो स्त्रियों को नीचा दिखाने या उनको घर में कैद रखने जैसी बातें करते हैं, परंतु जब हम चैप्टर नंबर 2 के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वो बराबर संपत्ति का अधिकार स्त्रियों को प्रदान करते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आज के समय पे हम केवल उनकी कुछ बातों को निकाल करके मनु का विरोध करना प्रारंभ कर देते हैं, जबकि हम पूरा डिटेल में यदि मनु को पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि उनके बहुत ही विचार आज के समय में भी प्रासंगिक नजर आते हैं। चैप्टर नंबर 10 के अंदर में हम देखते हैं विभिन्न जातियों की उत्पत्ति तथा आपातकाल के कर्तव्य और धर्म के बारे में। जैसे आज के समय पे जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण हम मोटे मोटे देखते हैं, तो उनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। उनकी उत्पत्ति ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा के मुख से और उनके हाथों से, पैरों से, इस प्रकार से अलग अलग जातियों की उत्पत्ति मानी जाती है। और साथ ही आपातकाल के समय, इमरजेंसी के समय पे किसी भी व्यक्ति के क्या कर्तव्य हो सकते हैं, उसका क्या धर्म हो सकता है, उसकी ड्यूटी क्या है, ये सब चैप्टर नंबर 10 के अंदर में बताया गया है। चैप्टर नंबर 11 में पाप से निवृत्ति हेतु प्रायश्चित के बारे में बताया गया है। अब स्वाभाविक सी बात है, यदि मनुष्य कोई गलती करता है और उसे बाद में इस चीज का रियलाइजेशन होता है कि मुझसे गलती हुई है, तो उसे उस पाप या उस गलती के से प्रायश्चित करने का भी मौका हमारे यहाँ पर प्रदान किया जाता है। तो पाप से निवृत्ति हेतु प्रायश्चित किस प्रकार से हो, ये सारी की सारी बातें चैप्टर नंबर 11 में वर्णित की गई है। साथ ही जो इसका लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 12 में कर्मों के अनुसार मनुष्यों की 3 गतियां बताई गई हैं, जो कि उत्तम, मध्यम व अधम प्रकार की हैं। जो मनुष्य जिस प्रकार का कर्म करेगा उसकी गति उसी प्रकार की होगी। गति से मतलब उसकी अल्टीमेटली स्थिति उसी प्रकार की होगी। यदि वो अच्छे कर्म करता है तो उत्तम गति प्राप्त होगी, यदि वो गलत कर्म करता है तो अधम गति प्राप्त होगी। और यदि एक वो मीडियम रहता है, लाइक कभी छल प्रपंच उसने कर लिया, कभी दान पुण्य उसने कर दिया, अगर मध्यम मार्ग वो अपनाता है तो उसकी गति भी मध्यम प्रकार की ही होगी। व्यक्ति को किसी को भी आत्मज्ञान किस प्रकार से हो, मानवीय गुण दोष क्या होते हैं, नैतिक मूल्य क्या होते हैं, इन सब के बारे में चैप्टर नंबर 12 में वर्णन किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने चैप्टर 12 चैप्टर्स के बारे में पढ़ करके मनुस्मृति के बारे में एक मोटा मोटा आइडिया लिया है कि किस चैप्टर के अंदर में क्या चीजें वर्णित की गई हैं। साथ ही हमें ये पता लगा कि मनु ने अपने विचार किन किन विषयों पर रखे हैं। अब मनु के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में, महत्वपूर्ण विचार के बारे में हम आगे क्लास में आगे अध्ययन करने वाले हैं। ये है मनु द्वारा बताया गया राज्य का सप्तांग सिद्धांत। जब मनु राजा को राज्य का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति घोषित करता है, तो वो राज्य चलाने के लिए राजा को सारी शक्तियां प्रदान करता है, परंतु केवल राजा सारे कार्य को नहीं कर सकता है। इसलिए मनु राज्य के 7 अंग बताता है, जो कि राज्य को चलाने में राजा के सहयोगी का कार्य करते हैं। जिस प्रकार से यदि कोई भी व्यक्ति होता है, उसका शरीर है, तो शरीर के अलग अलग अंग होते हैं, हाथ है, पैर है, मुख है, जीवा है, तो उसी प्रकार से वो सब मिलकर के किसी भी व्यक्ति का निर्माण होता है। उसी प्रकार से राज्य के भी 7 अंग बताए गए हैं, जो कि मिलकर के राज्य का निर्माण करते हैं। आइए एक एक करके देखते हैं कि राज्य के 7 अंग कौन कौन से हैं। पहला अंग जो बताता है, या फिर एक कह सकते हैं कि मनु के ने राज्य के घटकों के लिए प्रकृति शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात सप्तांग सिद्धांत से अर्थ है प्रकृति। कौन कौन सी है 7 प्रकृति? पहला है स्वामी। तो स्वामी तो आपको पता ही है, सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। स्वामी राजा को कहा गया है यहाँ पे मनु के द्वारा। तो राजा बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, राजा के द्वारा ही सारे कार्यों का संचालन किया जाता है। और सबसे ज्यादा शक्तिशाली यदि कोई व्यक्ति है तो वो है स्वामी, अर्थात राजा। राजा हर व्यक्ति नहीं बन सकता, वो कुलीन हो, उसके अंदर में आवश्यक योग्यताएं हो, बुद्धिमान हो, चरित्र वाला हो, ऐसी कई विशेषताएं राजा की बताई गई है मनु के द्वारा। अगला है मंत्री।
आज के समय में भी यदि आप देखेंगे तो राज्य को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के साथ-साथ उनकी पूरी कैबिनेट होती है, पूरी टीम होती है, जिसे हम मंत्रिपरिषद के नाम से जानते हैं। क्योंकि अकेला व्यक्ति, अकेला राजा सही या गलत का निर्णय 100% शुद्धता के साथ करे, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, परंतु मंत्री उसे इस कार्य में बहुत सहयोग प्रदान करते हैं। आज के टाइम पे जिस प्रकार से हम देखते हैं कि कोई विदेश मंत्री है, कोई वित्त मंत्री है, कोई शिक्षा मंत्री है, कोई गृह मंत्री हैं, कोई डिफेंस मिनिस्टर हैं, अलग-अलग व्यक्ति अलग-अलग सीट संभालते हैं, अलग-अलग कार्य संभालते हैं। उसी प्रकार से मनु ने भी मंत्रियों को बताया है कि वो राजा का सहयोग करें और अलग-अलग कार्यों को संपादित करें। मंत्री भी हर व्यक्ति को नहीं बनाया जा सकता। मंत्री बनने के लिए भी कुछ आवश्यक योग्यताएं होनी चाहिए। मनु द्वारा उनका भी बहुत डिटेल में वर्णन किया गया है। तो राज्य का जो सप्तांग सिद्धांत है उसमें से पहला अंग है स्वामी, या पहला प्रकृति हम कह सकते हैं स्वामी, और दूसरा है मंत्री। तीसरा है पुर। पुर का अर्थ है जिला, पुर का अर्थ है किला, परकोटा या राजधानी। तो पुर आप देखेंगे कि एक तरह से किले को आप कह सकते हैं, जहां राजा और उसकी प्रजा निवास करते हैं, उसे पुर कहा गया है, किला कहा गया है, जहां पर रह करके वो अपने पूरे नागरिकों के साथ में बहुत ही अच्छे से रहते हैं। किले अलग-अलग प्रकार के होते हैं। यदि राजा के आसपास की भौगोलिक परिस्थितियां रेत से जुड़ी हुई है, रेतीला इलाका है, तो वहां अलग प्रकार का दुर्ग बनेगा। अगर वो पानी के आसपास रहता है तो वहां अलग प्रकार का दुर्ग बनने वाला है। अगर वो जंगल में रहता है, जंगल की परिस्थिति में रहता है, तो वहां अलग प्रकार का दुर्ग बनेगा। ये सारे के सारी चीजें मनु के द्वारा बताई गई है कि जैसा इलाका हो उसी प्रकार का दुर्ग वहां पर बनाया जाए। अगला है हमारा चौथा अंग, वो है राज्य। तो यहाँ राज्य से मनु का अर्थ है राज्य की भूमि तथा उसमें निवास करने वाली जनता। अब देखिए स्वाभाविक सी बात है कि राज्य के अंदर में जो नागरिक होंगे वो किसी भूमि पे ही निवास करेंगे, तो और निवास करने वाली जनता के बिना राज्य का भी कोई औचित्य है नहीं। तो एक तो भूमि और उसमें निवास करने वाली जनता, इन दोनों को मिला करके यहाँ पर मनु द्वारा राज्य शब्द दिया गया है। अगला है कोश। इसका सप्तांग सिद्धांत का पांचवा अंग है या पांचवी प्रकृति है कोश। कोश से अर्थ है धन। सीधी सी बात है, धन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, कोश बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यदि कोश रिक्त होगा या कोश कम होगा तो राजा जो है जन कल्याणकारी कार्य नहीं कर पाएंगे। हो सकता है शत्रुओं से रक्षा भी नहीं हो पाए, हर प्रकार से दीनहीन अवस्था में रहेंगे राजा भी और राज्य के नागरिक भी। इसलिए कोश का भरा पूरा होना बहुत ही आवश्यक है। परंतु कोष भरने के लिए राजा द्वारा जनता पर इतने ज्यादा टैक्स ना लगा दिए जाएं या जनता का इतना शोषण ना कर दिया जाए, इसके लिए भी उन्होंने बहुत ही डिटेल में वर्णन किया गया है कि एग्जैक्ट टैक्सेशन होना किस प्रकार का चाहिए ताकि कोष भी भरपूर रहे और नागरिक परेशान ना हो। अगला है हमारा दंड। दंड से तात्पर्य है रक्षा करने वाली शक्ति अर्थात सेना। अगर राज्य के नागरिक बहुत संपन्न हैं, अपने अपने कार्यों में व्यस्त है, राजा भी बहुत अच्छा है, परंतु सबके बावजूद भी यदि कोई रक्षा करने वाली शक्ति अर्थात सेना मजबूत नहीं है, तो उस राज्य के ऊपर हमेशा ही कहीं न कहीं शत्रुओं के आक्रमण की संभावनाएं बनी रहेंगी। मनु द्वारा सेना के अलग-अलग रूप बताए गए हैं, जिसमें हस्ती सेना है, अश्व सेना है, पैदल सेना है, अलग-अलग उनकी कैटेगरीज हुआ करती थी। हाथी पे जो व्यक्ति बैठा है वो केवल हाथी वाले से युद्ध करेगा, जो अश्व पे बैठा हुआ है वो केवल अश्व वाले से युद्ध करेगा। इस प्रकार से कैटेगरीज पूरी की पूरी डिवाइडेड थी। तो मनु के द्वारा छठा अंग इनका दंड बताया गया है। और लास्ट जो है सप्तांग सिद्धांत में वो है मित्र। मित्र का आशय है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राज्य के मित्र अथवा एक राज्य के अन्य राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। तो आज के समय में भी हम देखते हैं अंतरराष्ट्रीय जगत में किसी भी देश के कुछ मित्र होते हैं, कुछ दुश्मन भी होते हैं, परंतु मनु को ऐसा मानना है कि मित्रों की संख्या अधिक से अधिक होनी चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर संकट की स्थिति में राज्य की रक्षा हेतु उसके मित्र सामने आ सकें या फिर उनकी आवश्यकता पड़ने पर हमारे राज्य द्वारा उनकी सहायता की जा सके। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है
जिसमें आज के समय पे भी बहुत ही डिटेल में विचार किया जाता है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आज का यहाँ पर टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगले टॉपिक में अगली क्लास में मिलेंगे एक बहुत ही अलग किसी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।